जय हिंद मेरे प्रियजनों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में दोस्तों। तो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, महासंग्राम CUET 2022 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। तो आपके लिए वीडियो है, देखिए जुलाई से पहले यह पढ़ लो। तो देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के संभावित प्रश्न जो आपके लिए हैं। तो यदि आपने जैसे मतलब सेक्शन 1 में क्या था, आपका लैंग्वेज था, तो लैंग्वेज मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ किया या इंग्लिश चूज़ किया तो वो हो गया। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपको कितने मतलब चूज़ करने हैं, तो 6 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। तो ये सभी चीज़ें नहीं जानते हैं तो हम पैटर्न सब कुछ बता चुके हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट्स आपने 6 मैक्सिमम चूज़ करने हैं। तो मान लीजिए आपने उसमें से हिस्ट्री चूज़ किया, क्या हिस्ट्री। तो इसके जो संभावित प्रश्न हैं उसकी हम सीरीज़ लेकर आए हैं, क्या हिस्ट्री के संभावित प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं, जो आपके CUET एग्ज़ाम में बहुत ही प्रश्न ज़्यादा मतलब इस जो सीरीज़ चल रही है इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके मिल जाएंगे हिस्ट्री से, जो भी हम प्रश्न कराएंगे आपके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप AU में या BHU में या DU में या JNU में या ऐसी भारत की 43 यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मतलब एक में तो एडमिशन मिल ही जाएगा आपका, ये तो फिक्स है, हम कह रहे हैं आपको। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिस्ट्री यदि आप नहीं पढ़े होंगे, हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप उनको नोट कीजिए, हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। इतने प्रश्न पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। जितने प्रश्न हम आपको बताएंगे इतना पढ़ लीजिए। पार्ट 1 है अभी से लग जाओ मेरे साथियों। तो बहुत ही मतलब देर हो चुकी है, जुलाई में आपकी परीक्षा होने वाली है CUET आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 का। तो चलिए हम हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको समझ लेते हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यह सीरीज आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम समझते हैं सब कुछ हिस्ट्री के बारे में अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इतिहास अर्थात हिस्ट्री के जनक कौन है। कौन इतिहास के जनक किसे कहते हैं, हमें पहले यह जान लेना चाहिए, क्योंकि ये पहला प्रश्न हमारा बनता है, इतिहास के जनक हम किसे कहते हैं। तो इतिहास के जनक हम किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि इतिहास के जनक हम किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस आपको बताना है, किसको, हेरोडोटस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए कह रहा है कि भारत ने नहीं है, यहाँ पर में है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। यही भारत पर शासन कर रही थी आपका, क्या यही शासन कर रही थी। और इसका मोइन कौन था, तो गवर्नर होता था। कौन, गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था इसका अंत कब हुआ था, तो 1858 में हुआ था। क्या 1858 में इसका शासन का अंत हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब देखिए 1858 में अंत हुआ था, लेकिन 1857 में क्या हुआ था, तो 1857 में विद्रोह हो गया था भारत में। क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था, बहुत ही भयंकर विद्रोह हो गया था। तो उस समय यहाँ से मतलब बहुत मतलब उसमें इंग्लैंड की रानी कौन थी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। कौन थी, एलिजाबेथ थी। तो उन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया था। क्या घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था। तो उस समय आपके भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन, चार्ल्स लॉर्ड कैनिंग था आपका। तो उसने घोषणा पत्र पढ़ा। उस घोषणा पत्र में लिखा था कि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं रहेगा, अब सीधे किसका राज रहेगा, सीधे इंग्लैंड की रानी का राज रहेगा। भारत पर किसका, रानी का राज रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त की जाती है। और तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई कब, 1858 में आपकी समाप्त हो गई। 1858 में समाप्त होगी, 1857 की क्रांति के बाद आपका। अब देखिए 1857 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो आपको बताना है गवर्नर कौन था, आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। अब उसके बाद 1858 में यदि आपसे पूछे कि कौन, मतलब अब वहाँ पर क्या था कि अब जो गवर्नर जनरल था वो हट जाएगा, अब आ जाएगा भारत में वायसराय आ जाएगा। क्या, वायसराय आ जाएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आपसे पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही बताना है। कब बना था, 1858 में। कब, 1858 में। तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग आपका। तो 1858 में बना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक का अंत कब हुआ था, तो 1858 में। यह नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए सत्यमेव जयते जो उक्ति है, जो यह उक्ति है या कही गई है, यह कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है आपकी सत्यमेव जयते। क्या ऋग्वेद से ली गई है, कि मनुस्मृति से ली गई है, कि उपनिषद से ली गई है, कि निरुक्त से ली गई, कहाँ से ली गई आपको यह बताना है। तो जो उपनिषद है आपका, यहाँ से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते जो उक्ति है। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई, उपनिषद से। और उपनिषद में भी किससे, तो मुंडको उपनिषद से। किससे, मुंडको उपनिषद से। किससे, मुंडको उपनिषद। ये और पूछे आपसे सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, जैसे जालो उपनिषद हो गया, मुंडको उपनिषद हो गया। तो यदि इससे कहाँ से ली गई है तो आपको बताना है मुंडको उपनिषद। यदि उपनिषद है तो उपनिषद मार दीजिए आप। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, 2 प्रश्न आपके, 3 प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे लगभग से। आगे बढ़ लेते हैं।
अब देखिए आपसे कह रहा है कि जो महमूद गजनवी था, क्या महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ था। जो महमूद गजनवी था आपका आया था भारत पर आक्रमण करने, उसका पहला आक्रमण कहाँ पर किया था और कब किया था। तो इसने 1000 ईस्वी में काबुल में किया था। कहाँ पर किया था, काबुल में किया था। और काबुल किसकी राजधानी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है। अब देखिए यह हो गया भारत, इधर तो गुजरात हो गया, इधर का साइड क्या हो गया, पश्चिमी भारत हो गया। अब यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। अब इधर क्या है, पाकिस्तान के बगल में ही क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान उस समय अखंड भारत था, पूरा क्या अखंड भारत था उस समय आपका। तो उसी को कह रहा है कि महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो यहाँ पर किया था अफगानिस्तान में 1000 ईस्वी में काबुल में किया था। कहाँ पर किया था, काबुल में किया था। तो यहाँ तक बात है आपको क्लियर हुई कि नहीं, 1000 ईस्वी में काबुल में किया था। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पहली बात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। यह नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। अब जो इसकी हर साल की बैठक होती है उसको अधिवेशन कहते हैं। क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो इसकी बैठक होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अधिवेशन कहते हैं। क्या करें, अधिवेशन। तो और देखिए जो महात्मा गांधी ने, अब महात्मा गांधी, अब इस महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब जो बैठक हुई थी उस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे, कहाँ पर किए थे, तो बेलगांव में 1924 में किए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो बेलगांव में आपके 1924 में, कब, 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इनमें से कौन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का साहित्य इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। देखिए वेदों में भी भारत के बारे में मतलब मिलता है, पुराणों के भी बारे में अच्छे तरीके से मिलता है, और उपनिषद में भी अच्छे तरीके से मिलता है आपका। लेकिन देखिए पंचतत्व अलग है। क्या पंचतत्व, यहाँ पर 5 तत्वों के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है, 5 तंत्रों के बारे में वर्णन मिलता है पंचतंत्र में। तो यहाँ पर भारत के इतिहास का साहित्यिक स्रोत यहाँ पर पंचतंत्र में नहीं मिलता है। और कहा है कि नहीं मिलता है, तो वही बताइए आप। तो आपका नहीं जो है पंचतंत्र जो है आपका वह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत पंचतंत्र नहीं है आपका। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं, पंचतंत्र इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए कह रहा है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, आपको यह बताना है। तो देखिए हड़प्पा आपकी क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जानते हैं। और पहले प्रश्न नोट कर लीजिए कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक थी, यह आपसे पूछ सकता है। तो जो सिंधु सभ्यता थी वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपके 1700 ईसा पूर्व तक थी। कब तक थी, 1700 ईसा पूर्व था, 1700 बीसी तक थी। तो यह नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई हुई थी वह हड़प्पा की हुई थी। किसकी हुई थी, हड़प्पा की। तो इसी के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए हड़प्पा की खुदाई कौन किया था, आपसे यह भी पूछेगा। तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे, दयाराम साहनी। कब किए थे, तो 1921 में किए थे। कब किए थे, 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी जो खुदाई हुई थी वह मोहनजोदड़ो की हुई थी। किसकी हुई थी, मोहनजोदड़ो की। और कौन किया था, तो राखलदास बनर्जी किए थे। कौन, राखलदास बनर्जी किए थे आपके। कौन, राखलदास बनर्जी। और कब किए थे, तो 1922 में किए थे। कब, 1922 में आपके मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब कह रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे उस समय किसकी पूजा करते थे। क्या उस समय किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वह पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। यहाँ से क्या, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो देखिए यहाँ पर पशुपति शिव और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब देखिए यहाँ पर प्रजनन शक्ति दी है, इंद्र की, हाथी की, नीम की। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर से इंद्र की तो नहीं पूजा करते थे, नीम के वृक्ष की भी पूजा नहीं करते थे, ना हाथी की करते थे, वो प्रजनन शक्ति की करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे, तो प्रजनन से रिलेटेड है। तो क्या है आपका, प्रजनन शक्ति की आपकी हड़प्पा के लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं आपको। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो आर्य लोग भारत में आए थे सबसे पहले कहाँ पर बसे थे। अब देखिए भाई साहब वो यूरोप के साइड से इधर से आए थे। अब मान लीजिए क्या हो गया, गुजरात का साइड हो गया, अब इधर हो गया आपका। अब इधर से आपके आए थे आर्य लोग, कहाँ से, इधर से आए थे। तो इधर से आएंगे सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है आपका, तो पंजाब पड़ता है। तो सबसे पहले कहाँ बसे होंगे, रुके होंगे पंजाब में ही। तो आर्य लोग जो आए थे भारत में कहाँ पर बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। क्या, उत्तर प्रदेश भी बीच में आ जाता है भारत की साइड में। फिर दिल्ली तो बहुत ही बीच में है, गंगा घाटी तो इधर भाई साहब उत्तर प्रदेश में है आपकी। तो कहाँ पर बसे थे, पंजाब में बसे थे। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बौद्ध धर्म के प्रचारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनके पिता शुद्धोधन ने, 16 वर्ष की आयु में इनके पिता शुद्धोधन ने किससे विवाह कर दिए सिद्धार्थ का, तो यशोधरा से विवाह कर दिया। किससे, यशोधरा
यशोधरा से विवाह इनका कर दिया था। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। क्या था? महामाया था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने विवाह कर दिया, क्योंकि जो ज्योतिषी थे उस समय के, उन्होंने कह दिया था कि ये जब बड़े होंगे सिद्धार्थ, वो बहुत ही बड़े क्या होंगे? विद्वान और बहुत बड़े मतलब समाज सेवी होंगे। तो इसीलिए उन्होंने उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया कि यशोधरा के साथ हमेशा अजुराए रहें, उनमें लगे रहें। तो इसलिए तो इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। इनके पिता का नाम क्या था? आपका शुद्धोधन था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, जो ईसा पूर्व चलता है वो उल्टा चलता है। तो 563 में इनका जन्म हो गया। जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 483 BC में हुई थी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो नोट यहाँ बातें यहाँ तक समझ गए कि नहीं आप? फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? हम आपको बता ही दिए, महामाया था। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। यशोदा याद कीजिएगा। यशोदा किसकी पत्नी का नाम था? तो महावीर स्वामी की। किसकी? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या? यशोदा था। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? और महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल था। इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपसे आगे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या थी? क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य सिंहासन था उस पर बैठने की तिथि क्या थी? तो आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो आपको बताना है 322 ईसा पूर्व। कब? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन पर बैठे था। उसने कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो राज्य सिंहासन पर कब बैठा था? 322 BC में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 322 वर्ष पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था? जो सिकंदर था उसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपको बता दें 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में। अच्छा एक चीज़ बताइए, वर्तमान समय में जितना भारत है, क्या यहाँ तक पहुँच पाया था सिकंदर? नहीं पहुँच पाया था। देखिए ये क्या हो गया आपका भारत के इधर का, मतलब मान लीजिए ये हो गया आपका गुजरात का साइड हो गया। फिर यहाँ पर एक आपका पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान है। यहाँ तक वर्तमान जब उस समय था तो उस समय पूरा अखंड भारत था आपका। क्या? अखंड भारत था। तो वह कहाँ तक आया था? तो वहाँ तक पाकिस्तान तक आ गया था। और इसी में क्या है? सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी है आपका। तो सिंधु नदी है, तो यहीं पर क्या था, जो आपके यहाँ पे आकर रुक गई थी, क्योंकि नदी था। तो यहीं पर आकर सिकंदर की सेना रुक गई थी। तो यहीं पर आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आए थे। कौन? चाणक्य आए थे। इन्होंने ऐसा उसकी सेना में विष घोया, मतलब विष घोर दिए थे। ऐसा मतलब यहाँ पर कह दिए थे कि यहाँ पर कह दिए कि यहाँ पर भूत है, या नदी में जो भी जाएगा वो मर जाएगा, उसको जहर मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें ऐसा कर दिए कि सिकंदर को यहाँ से ही वापस लौटना पड़ा। क्या? वापस लौटना पड़ा। तो सिकंदर पूरे भारत पर राज कर मतलब जीता पाया था भारत को? पूरा नहीं जीत पाया था, लेकिन तब पर भी इसे विश्व विजेता कहते हैं। क्या? सिकंदर को आपसे पूछे विश्व विजेता किसे कहते हैं? तो सिकंदर को कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? तो आप जानते होंगे 2022 चल रहा है, तो इस समय आप जानते होंगे बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो उस समय जितने भी देशों की खोज हुई थी ना, उतना सिकंदर जीत चुका था। क्या? उतने देशों को सिकंदर ने जीत लिया था पूरा अच्छे तरीके से आक्रमण करके। तो विश्व विजेता इसलिए कहलाया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। क्या इसने पूरे भारत को जीत पाया था? नहीं जीत पाया था, सिर्फ अब पाकिस्तान तक यहीं तक पहुँच पाया था। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता किसके समय की रचना थी? क्या? चरक संहिता जो थी आपकी वह किसके समय की रचना थी? तो वह कनिष्क के समय की रचना थी। किसके समय की? कनिष्क के समय की रचना आपकी कौन थी? तो चरक संहिता थी। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 100% पूछा जाएगा आपका। अब देखिए आपसे पूछ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नंद वंश का शासन कहाँ था? जो नंद वंश का शासन था वह कहाँ था? तो मगध में था। कहाँ पर था? तो मगध में था। कहाँ पर? मगध में था। मगध कहाँ है वर्तमान समय? मतलब कहाँ था? बिहार में था। कहाँ पर? बिहार में। तो नंद वंश का शासन कहाँ था? मगध में था। और नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्म नंद था। कौन? महापद्म नंद था आपका। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? अशोक किसको कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। जिसको शोक ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पर नहीं किया था? तो ब्रिटेन में नहीं कर पाया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में नहीं कर पाया था। तो यह नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि जो कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? बौद्ध संगीति का मतलब क्या होता है? एक बैठक होती है। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं, जो भी अच्छे खासे बौद्ध धर्म के ज्ञानी होते हैं, वो जब अपनी सभा बैठाते हैं तो उसको संगीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीति कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति, बौद्ध बैठक हुई थी, आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी हुई थी? कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी।
की है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी आपकी। तो कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपकी। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है आपका वह कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है पटना के पास में स्थित है। कहाँ पर? पटना के पास में आपका स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी संभाली थी? जो रजिया सुल्तान थी आपकी वह दिल्ली की गद्दी कब से कब तक संभाली थी? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक आपकी रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी को मतलब दिल्ली से सल्तनत की गद्दी को संभाली थी। तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि खुतबा क्या होता है? क्या जो खुतबा होता है वह क्या होता है? तो खुतबा क्या होता है? एक शुक्रवार के दिन जुम्मा जो पढ़ने जाते हैं, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले होते हैं मुसलमान, वह शुक्रवार को जुम्मा पढ़ने जाते हैं, उसी को खुतबा कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जो खुतबा होता है वह शुक्रवार की प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन करते हैं। जो मतलब शासक होते हैं वह सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेश देते हैं कि यह अच्छा धर्म है आपका, ये सभी चीज़ें। तो वही है आपका खुतबा क्या होता है, जो शुक्रवार का जुम्मा पढ़ा जाता है, उसी से याद कीजिएगा आप। तो शुक्रवार के दिन प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन करते हैं। तो यह हो गया आपका खुतबा, समझ गए? ये आला इसका ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया? कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद किस शासन का पतन हो गया, आपसे यही पूछ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के। क्या? विजयनगर के जो आपका साम्राज्य था इसका पतन हो गया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1529 ईस्वी में। कब हुई थी? 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी। और उसी समय से विजयनगर की जो मतलब पतन है वह स्टार्ट हो गया था। और 1565 आते आते, क्या 1565 आते आते विजयनगर समाप्त हो गया था, इस साम्राज्य का पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? कहाँ युद्ध हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो खानवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो खानवा एक स्थान है आपका हरियाणा में। खानवा क्या आपका एक स्थान है आपका। तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? खानवा में हुआ था। अब आपसे आगे पूछ रहा है, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। अब देखिए आपसे आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए आगे वही प्रश्न आ गया कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी का मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है पानीपत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें विन कौन रहा? इसमें जीता कौन? तो बाबर इसमें जीत गया था। कौन? बाबर जीत गया था। अब देखिए 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी का मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। यहाँ नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध भी कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और इसमें कौन जीता था? तो बाबर इसमें जो जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? जो बाबर है आपका, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है कौन? बाबरनामा। क्या? बाबरनामा। उसने उस बाबरनामा को किस भाषा में लिखा है? तो आपको बताना है तुर्की भाषा में अर्थात टर्की भाषा में इसने लिखा है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चीन ए इलाही नहीं है, यहाँ पर दीन ए इलाही क्या था? क्या? दीन ए इलाही क्या था? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। क्या? अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म था। तो दीन ए इलाही क्या था? अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म था आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए अब आपसे कह रहा है कि मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मराठा राज्य था आपका उसकी स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। कौन किया था? शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कह रहा है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है क्या? शिवाजी ने की थी। किसने? शिवाजी ने। फिर आगे देखिए प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है? क्या? जो शेर ए पंजाब है आपका और कौन सा व्यक्ति है जो विख्यात है शेर ए पंजाब के नाम से? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय आपके। कौन? लाला लाजपत राय। और इनको क्या कहते हैं? पंजाब केसरी भी कहते हैं। क्या? पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं लाला लाजपत राय को। और शेर ए पंजाब हम किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को। तो यह चीज़ें हमने आपको बताई। लगभग से 40 से 50 क्वेश्चन हमने आपको बताया। क्या? 40 से 50 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए इतिहास के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपके CUET 2022 में पूछे जा सकते थे। तो इन प्रश्नों को नोट कीजिए, गौरपूर्वक नोट कीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसका, ये चीज़ें जानते रहिए। तो इसलिए हमारी महासंग्राम की सीरीज़ थी, पार्ट 1 यह हमारा खत्म होता है। पार्ट 2 जल्द ही आएगा आपके लिए। तो यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई CUET की नई अपडेट आती है, कोई नया अपडेट आता है आपके लिए, कोई नई नोटिफिकेशन आती है, हम आपको तुरंत बताएंगे और ऐसे ही क्लासेस आपको
प्रतिदिन देते रहेंगे हम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी छात्र CUET 2022 में देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके शेयर करने से दूसरे का भी उद्धार हो सकता है। और कमेंट में बताइए कि कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।